Hey everyone, this is Dr. Durgeshwar Misra. I have done my MBBS from Indira Gandhi Medical College and currently I am doing MD Psychiatry from Agartala Government Medical College. आज हम बात करेंगे नीट यूजी एग्ज़ाम लास्ट 3 मंथ की स्ट्रेटेजी के बारे में। जैसे जैसे एग्ज़ाम का डेट आ रहा है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, वैसे वैसे स्ट्रेस का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। सो इट्स नेचुरल। और मैंने भी प्रिपरेशन करी है MBBS के। जब मैं प्रिपरेशन करता था तो ये फेज मेरे साथ भी था, आपके साथ भी रहेगा। फिर मैंने नीट PG की प्रिपरेशन भी करी, फिर उसमें भी सेलेक्ट हुआ। तो ये फेज है, गुजर जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इस फेज को अच्छे तरह से हैंडल कर पाओ, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है, एंजाइटी धीरे धीरे बढ़ती है, तो बहुत सारे लोग इसको हैंडल नहीं कर पाते और इसकी वजह से उनका एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है, पूरे साल की मेहनत ख़राब हो जाती है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कैसे हैंडल करना है इन सब चीज़ों को। सो सबसे पहले बिफोर डेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं डिस्कस करूँगा आपसे, और वो है द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा, तो उसको कैसे नहीं सुना है तो मैं आज बताता हूँ, सुनिए। और पता है तो उसको अप्लाई करने का कोशिश करिए। नहीं पता है, टुडे आई विल टेल यू द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आज से और अभी से आपको ये स्टार्ट करना है प्रैक्टिस। जब भी आप आज रात सोने जाओगे तो आपको आंख बंद करना है एंड यू हैव टू विजुअलाइज कि आप ऑलरेडी एग्जाम में सेलेक्ट हो चुके हो, आप जिस मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो वहाँ जा चुके हो, आपका जो भी ड्रीम था वो पूरा हो चुका है। आई नो पहली बार जब आप करोगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट विथ पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते करोगे तो ये आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और ये आपका माइंड बिलीव करने लग जाता है कि हाँ यू कैन डू इट। बिकॉज सबसे पहली बात कि आपको खुद पे भरोसा करना जरूरी है। ये लीप ऑफ फेथ लेना जरूरी है कि नहीं, यू कैन डू इट। जब भी आपके मन में डाउट आएगा कि यार होगा कि नहीं होगा, यू हैव टू टेल योरसेल्फ आई एम गोइंग टू डू इट, आई एम गोइंग टू डू इट, आई एम गोइंग टू डू इट। ओके, सो व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि जब आप खुद पे ये फेथ नहीं रखोगे कि आप अच्छा करने जा रहे हो, तो दूसरा कोई आपके ऊपर कैसे विश्वास करेगा? जैसे सपोज आप OPD में बैठे हो, आप डॉक्टर हो, पेशेंट आ रहा है, आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो पेशेंट आपके ऊपर कैसे भरोसा कर सकता है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। ये फेथ खुद पे रखना है कि दैट यू आर गोइंग टू मेक इट हैपन। ओके, सो डेली जब भी आप जाओगे रात में, तो यू हैव टू टेल योरसेल्फ, you have to remind yourself that you are going to do it, you are going to make it happen, and you have to visualize daily daily daily। ऐसे करके आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आप लास्ट 3 मंथ अगर आपने अच्छे से हैंडल नहीं किया तो ये पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हर साल होता है। पूरे साल वो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लास्ट 3 मंथ का स्ट्रेस वो हैंडल नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हैं। उनकी प्रिपरेशन, उनका रिजल्ट जो ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। सो आपको कैसे हैंडल करना है इस स्ट्रेस को? तो नंबर 1, आपको डेली शाम को या सुबह जब भी आपको टाइम मिलता है, डेली यू हैव टू गो फॉर वॉक। यस, 45 to 60 मिनट डेली आपको वॉक करना है। अब सोचोगे इतना देर में तो मैं पढ़ाई कर लूँगा, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डेली एक्सरसाइज करना, वॉक करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा रिसर्च में भी देखा गया है कि जब हम लॉन्ग
ड्यूरेशन पे वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं ओके डेली बेसिस पे, तो हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, जैसे एंडोर्फिन, डोपामिन, जिससे हमारा मन अच्छा रहता है। नेक्स्ट 12 to 24 आवर जो हमारा माइंड रहता है वो फ्रेश रहता है। जो भी हम पढ़ते हैं उसका फोकस ज़्यादा रहेगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, जो भी आप पढ़ोगे वो रिटेन होगा। सो यू हैव टू गो फॉर वॉक डेली बेसिस। इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा, एंजाइटी कंट्रोल रहेगी और आप जैसा चाहोगे अपने तरीके से बेहतर ढंग से पढ़ पाओगे। ओके, सो नंबर 1 यू हैव टू गो फॉर वॉक डेली एटलीस्ट 45 to 60 मिनट। नेक्स्ट नंबर 2, डेली यू हैव टू डू मेडिटेशन 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आप कर सकते हो। उसमें बहुत सारा तरीका होता है मेडिटेशन का। सिंपलेस्ट जो टेक्निक है वो ब्रीदिंग टेक्निक है। जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रेथ, उसको काउंट करना है। तो मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि इतने सारे लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, इतने सारे 20 lakhs के ऊपर लोग हर साल अपीयर होते हैं और उनसे आपको कम्पीट करना है। तो कहीं ना कहीं आपको वो एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है जो वो लोग नहीं कर रहे। देन ओनली यू कैन, समझ रहे हो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो उनसे। नेक्स्ट थर्ड है इम्पोर्टेंट पॉइंट है एडिक्वेट स्लीप। एडिक्वेट स्लीप लेना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि 24 घंटे में से 22 घंटे पढ़ रहे हैं। ऐसा जो भी कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 24 घंटे में से 22 घंटे कोई पढ़े और वो इफेक्टिव हो। इफेक्टिव भी तो होना चाहिए। ओके, तो एडिक्वेट स्लीप बहुत ही ज़रूरी है। 6 से 7 घंटा डेली आपका सोना ज़रूरी है। डेली जब तक आप 6 से 7 घंटे सोओगे नहीं तो आपका जो ब्रेन है, जो भी आप पढ़ोगे वहाँ पर फोकस अच्छा नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन अच्छा नहीं रहेगा, जो भी आप पढ़ोगे वो रिटेन नहीं होगा। तो एडिक्वेट स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप सोते हो तो उस टाइम पे जो भी आपने दिन में पढ़ा है तो रात में जाके वो जो हिप्पोकैम्पस होता है हमारे पार्ट, जो ब्रेन के अंदर हिप्पोकैम्पस जो है उसके अंदर मेमोरी, जो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कंसोलिडेट होती है, स्टोर होती है उसके अंदर। तो सोना बहुत ज़रूरी है। वो सोने के दौरान ही ऐसा होता है। ओके, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के टाइम पे ही मसल हमारी ग्रो करती है। ओके, जो लोग जिम जाते हैं, जिनको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज के बारे में नॉलेज है, उनको पता होगा। ओके, इन द सेम वे जब हम सोते हैं तो उस टाइम पे जो मेमोरी होती है कंसोलिडेट होती है, वहाँ पे हिप्पोकैम्पस के अंदर जाके लॉन्ग टर्म मेमोरी के फॉर्म में स्टोर होती है, जिस सो डैट जब भी आपको रिकॉल करने की ज़रूरत होती है एग्जाम में, आप इजीली रिकॉल कर पाते हो। ओके, अंडरस्टूड। नंबर 3 एडुकेट स्लीप, समझ में आया। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वाइज कैसे प्लान करना है। तो सबसे पहला है बायो में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायो का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। फिजिक्स केमिस्ट्री के ऐसा नहीं बस फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने लग गए, बैठे न्यूमेरिकल लगा रहे। बायो 50% आता है, पता है ना, 50%। तो यू हैव टू स्कोर मोर इन बायो। जितना स्कोर कर सकते हो करो। वो कैसे होगा? रिवीजन। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको पढ़नी है, बार बार रिवाइज करना। ठीक है, 3 R के बारे में डिस्कस करेंगे लास्ट में हम। वो 3 R क्या है? RRR मूवी नहीं है, वो लास्ट में बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले एनसीईआरटी बायो यू हैव टू रीड अगेन एंड अगेन। उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक मैं बताऊंगा। जैसे कि जो आप मूवीज़ देखते हो, तो मूवीज़ का कोई भी सीन है, एक बार आपने मूवी देखी तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो आप फिर से टीवी पे देखते हो आपको याद आता है, अच्छा ये तो ये मूवी है, वो याद आ जाता है इजीली। क्यों? क्योंकि हमारा जो विजुअल मेमोरी होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसी विजुअल मेमोरी को अपने को एक्सप्लॉइट करना है, यूज करना है। कैसे? तो सिंपल तरीका है, जो भी आपके जो इमेजेस हैं एनसीईआरटी में, उसको अच्छे से देखना है। जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, उसमें जो इमेज दिया उसको ध्यान से देखना है। उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी पॉइंट्स हैं उसको थ्योरी पॉइंट से कोरिलेट करके याद रखना, जिससे कनेक्शन बनेगा तो चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी।
इमेजेस देखना, जितने इमेजेस है, एक तो नंबर 1 पॉइंट, वो इमेजेस डायरेक्टली ही पूछे जा सकते हैं, आते भी हैं, तो उससे एक फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा, इमेज अगर आपको पता है तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स याद रखना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो जो भी थ्योरी पॉइंट्स है उस इमेज से कोरिलेट करके याद रखना है, जिससे आपका रिटेंशन बढ़ेगा, आप इजीली एग्जाम में रिकॉल कर पाओगे। और लोग जब तक सोचेंगे, टिक करेंगे, तब तक आप फास्ट रिकॉल करके, टिक करके आगे बढ़ जाओगे। ओके, नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। इसमें केमिस्ट्री में बहुत सारे थ्योरेटिकल चैप्टर है, लाइक पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सरफेस केमिस्ट्री, ये लोग इग्नोर कर देते हैं और उससे क्वेश्चन आते हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके वजह से रैंक बहुत ही पीछे चला जाता है। ओके, सो कभी ये गलती नहीं करना है कि ऐसे चैप्टर्स को इग्नोर करके चले जाना है, या फिर कम पढ़ा, रिवाइज नहीं किया, -1 जाएगा सीधा। जो 4 मार्क्स गए वो तो गए, 1 नंबर और माइनस होगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन कभी नहीं मिस करना है। डिफिकल्ट क्वेश्चन गलत हो जाता है, कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ओके, अदरवाइज रैंक बहुत ही पीछे चला जाएगा। तो ध्यान रखना है, ये जो थियोरेटिकल चैप्टर है जिसको लोग लेस इंपॉर्टेंस देते हैं, उसको आपको अच्छे से पढ़ के जानना है, ताकि आप और लोगों से आगे निकल पाओ। ओके, उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आप नोट्स पढ़ते हो, एनसीईआरटी पढ़ते हो, उसको फॉलो करना है। इनऑर्गेनिक में नोट्स, एनसीईआरटी अच्छे से फॉलो करना है। जो पढ़ा है सोर्स, जो सेम सोर्स को भी रखना, अभी सोर्स चेंज करने का टाइम नहीं है, उसी को बार बार रिवाइज करना है। ओके, नेक्स्ट है वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री है, उसमें आपको जितने भी फार्मूला है उसका एक अलग कॉपी में नोट्स बनाना है। सपोज आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, तो उसके फार्मूला सीक्वेंस में नोट करके रखने, ताकि आप लास्ट जो 7 डेज होते हैं उसमें रिवाइज कर पाओ। ठीक है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिक्स। इन द सेम में जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हो तो उसमें भी जो फार्मूला आएगा, आपको बार बार उसका चैप्टर वाइज फार्मूला बना के उसको जो मैंने बताया एक नोटबुक रखना है, उसमें सिर्फ फार्मूले, जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला उस चैप्टर का सीक्वेंस वाइज नोट डाउन कर लेना है। जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सारे फार्मूला। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, बट ट्रस्ट में इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं करोगे तो फिर लास्ट में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। आप एग्जाम में फार्मूला रिकॉल नहीं कर पाओगे। फार्मूला रिकॉल नहीं होगा तो कैसे सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल, नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको थोड़ा टाइम दो, टाइम लगेगा, बट इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो भी अच्छा रैंक लाते हैं सारे ऐसा करते हैं, मैंने भी किया था, तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। और लोगों से आगे निकलना है तो ऐसा करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जो मैंने 3 R की बात करी थी, वो 3 R क्या है? फर्स्ट R इज रिवीजन, ओके, सेकेंड रिवीजन, एंड थर्ड भी क्या है? रिवीजन। यू हैव टू रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज। ये RRR मूवी नहीं है, ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। दैट यू हैव टू रिवाइज, रिवाइज, रिवाइज। मिनिमम 3 नंबर ऑफ रिवीजन होने चाहिए। इससे ज़्यादा कर सकते हो और अच्छा है। जितना ही ज़्यादा आप रिवाइज करोगे, आपका रिकॉल करने में उतना ही ईजी होगा। ओके, मोर नंबर ऑफ रिवीजन यू डू, मोर बेटर यू विल परफॉर्म। ओके, अदरवाइज अगर ये 3 R नहीं किया, रिवीजन 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 नहीं किया, तो एक चौथा R आएगा एग्जाम में। वो चौथा R क्या है? रिग्रेट। बहुत रिग्रेट होगा। इस चौथा R ना आए, इसलिए 3 R को जरूर फॉलो करना है। रिवीजन ही मेन इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको और लोगों से आगे ले जाएगी। अदरवाइज जो भी साल भर पढ़ा है, लास्ट 3 मंथ में अच्छे से रिवाइज नहीं किया तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। स्पेशली जो आप लास्ट 3 मंथ में पढ़ोगे, आपको ऐसे प्लान करना है कि
लाइक 1 महीने में एक बार अच्छे से रिवाइज किया, सेकेंड मंथ में अगेन रिवाइज किया, थर्ड मंथ में एक बार और रिवाइज किया। स्पेशली लास्ट 7 डेज में आपने जो कुछ भी पढ़ा है आपको बहुत ही फास्ट वे में जितना मतलब कि जितना पॉसिबल हो सके एज मच एज पॉसिबल आपको रिवाइज करना है। जो भी आपने पढ़ रखा है रिवाइज करना है लास्ट 7 डेज में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज रिकॉल करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। यू हैव टू रिवाइज इन लास्ट 7 डेज। जो भी मैंने कहा, जो फार्मूला बना रखा है, वो मेहनत जो पहले करी थी वो लास्ट 7 डेज में बहुत काम आएगी। जो भी फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स के जो फार्मूले हैं, NCERT, बायो की स्पेशली लास्ट 7 डेज में यू मस्ट रिवाइज। So that's all for today. See you soon. Thank you very much.